कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का अपन इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए थे। अब देखते हैं हम कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का। कॉमन इमीटर को ही बता देता हूँ पहले होता क्या है। कोई भी एक ट्रांजिस्टर ले लेते हैं अपन। चलो एरो बाहर की ओर है, मतलब ये क्या है आपका NPN है, तो ये N होगा, ये वाला P वाला बेस वाला N, ये इमीटर N होता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल सिग्नल को हम, ये एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल होगा जिसको एम्पलीफाई करना है। P टाइप के बेस रीजन को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ते हैं और N टाइप के इमीटर रीजन को बैटरी के निगेटिव से। ये प्लस और माइनस बेस और इमीटर के बीच का वोल्टेज है, इस कारण इसको VBE दे देते हैं। दिस इज बेस टर्मिनल, दिस टर्मिनल इज बेस एंड दिस इज इमीटर टर्मिनल। एरो वाला टर्मिनल इमीटर होता है। ठीक है, तो P टाइप के बेस रीजन को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा हूँ और N टाइप के इमीटर रीजन को मैं बैटरी के निगेटिव से, जिससे बेस और इमीटर जो रीजन है, ये जो रीजन है वो इनपुट टर्मिनल कहलाता है। और ये दोनों जो इनपुट टर्मिनल्स है वो किस बायस में हो गए हैं, फॉरवर्ड बायस में। कैसे? P टाइप के बेस को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा, N टाइप के इमीटर को बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट किया, जिससे बेस इमीटर रीजन है वो क्या हो जाता है, फॉरवर्ड बायस हो जाता है। अब हम उसके बाद फिर कलेक्टर इमीटर की बात करते हैं। दिस इज कलेक्टर टर्मिनल। ठीक है, कलेक्टर टू इमीटर दैट मीन्स आउटपुट पोर्ट। आउटपुट टर्मिनल को हम क्या करेंगे, रिवर्स। ठीक है, आउटपुट को हम रिवर्स करेंगे तो यहाँ पर एक लोड लगा देते हैं, कलेक्टर लोड बोल सकते हैं उसको। अब उसके बाद फिर N टाइप के कलेक्टर रीजन को बैटरी पॉजिटिव प्लेट से जोड़ देते हैं, ये बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से। फिर उसके बाद फिर N टाइप के इमीटर रीजन को बैटरी के निगेटिव से। इमीटर और कलेक्टर के बीच का वोल्टेज है, इस कारण इसको दे देते हैं VCE। ये RC है, कलेक्टर लोड रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर इमीटर करंट है वो बाहर की ओर जा रहा है, तो बाकी दो बेस करंट और कलेक्टर करंट हमेशा ट्रांजिस्टर में अंदर की ओर आएगा। तो ये ऐसे अंदर आएगा, कलेक्टर करंट अंदर आएंगे, इधर से बेस करंट अंदर आएंगे, दोनों आपस में मिलेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, इमीटर करंट। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो पोर्ट है उसको हम आउटपुट बोलेंगे। ठीक है, ये आउटपुट पोर्ट है, कलेक्टर इमीटर वाला है। बेस इमीटर है आपका इनपुट है, तो देख सकते हैं एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड बिटवीन बेस एंड इमीटर टर्मिनल। बेस और इमीटर के बीच एक्सटर्नल इनपुट दे रहे हैं एंड आउटपुट सिग्नल इज टेकन फ्रॉम इमीटर एंड कलेक्टर रीजन, बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर रीजन। Output is taken between collector and emitter region. Here this emitter terminal is common for both and input and output. यहाँ पर इमीटर जो टर्मिनल है वो इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए कॉमन है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, कॉमन बेस कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। जो इमीटर टर्मिनल जो कॉमन जो रहता है, उस टर्मिनल को प्रॉपर ऑपरेशन पर्पस के लिए जनरली क्या कर देते हैं, ग्राउंडेड कर देते हैं, इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिए रहते हैं। तो इसको हम ग्राउंडेड इमीटर कॉन्फ़िगरेशन भी या इमीटर ग्राउंडेड कॉन्फ़िगरेशन भी हम कहते हैं। तो एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल जिसे एम्पलीफाई करना है वो बेस इमीटर के बीच से दे रहे हैं और आउटपुट सिग्नल को कलेक्टर और इमीटर के बीच से प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर इमीटर जो टर्मिनल है इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए कॉमन टर्मिनल की तरह यूज़ हो रहा है, इस कारण इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलते हैं हम, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर सर्किट को मैं इनपुट को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया हूँ, देख सकते हो। P टाइप के बेस को बैटरी के पॉजिटिव से, N टाइप के इमीटर को बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट किए हैं। सिमिलरली N टाइप के आपका इमीटर रीजन बैटरी के निगेटिव से और N टाइप के कलेक्टर रीजन को बैटरी के मोर पॉजिटिव से कनेक्ट किए हैं। तो कलेक्टर इमीटर रिवर्स हो रहा है और बेस इमीटर फॉरवर्ड हो रहा है, इनपुट फॉरवर्ड आउटपुट रिवर्स। तो करेंटली ये ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव मोड में ऑपरेट कर रहा है। जब भी कोई ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में ऑपरेट करता है वो ऑलवेज एक एम्पलीफायर सर्किट की तरह वर्क करता है, बिहेव करता है।
और एम्पलीफायर है वो किसी वीक सिग्नल के स्ट्रेंथ को डिजायर्ड एम्पलीट्यूड तक इंक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, इस सर्किट में इनपुट करंट है वो बेस करंट है और आउटपुट करंट है वो कलेक्टर करंट है। देख सकते हैं आउटपुट लोड में फ्लो होने वाला करंट कलेक्टर करंट है, इनपुट में फ्लो होने वाला करंट बेस करंट है। इनपुट वोल्टेज बेस टू इमीटर वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज है। ठीक है, तो अब हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। इनपुट इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? ट्रांजिस्टर की कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर का इनपुट करंट बेस करंट इनपुट करंट होता है। ट्रांजिस्टर का इनपुट करंट बेस करंट और ट्रांजिस्टर का इनपुट वोल्टेज बेस टू इमीटर वोल्टेज, input voltage base to emitter voltage. A characteristics curve drawn between input base current IB and input base to emitter voltage VBE, keeping collector to emitter output voltage as a constant। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि ट्रांजिस्टर के इनपुट बेस करंट और ट्रांजिस्टर के इनपुट बेस इमीटर वोल्टेज के बीच में कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन रखते हुए जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉ किया जाता है उसी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को ट्रांजिस्टर का इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। तो इनपुट बेस करंट और इनपुट बेस टू इमीटर वोल्टेज के बीच में आउटपुट कलेक्टर इमीटर वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन रखते हुए जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉ किया जाता है उस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को ट्रांजिस्टर का क्या बोलते हैं? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो इनपुट करंट बेस टू इमीटर वोल्टेज इनपुट वोल्टेज और कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज क्या है आपका? आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो इनपुट बेस करंट और इनपुट बेस टू इमीटर वोल्टेज के बीच में कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन रखते हुए जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉ किया जाता है उसी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को क्या बोलते हैं? हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि हम VCE को किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर फिक्स कर देते हैं। सपोज अगर मैं VCE को कहाँ पर रख दिया? 0 वोल्ट पे सेट कर दिया। कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू पे VCE को क्या करते हैं? अपन फिक्स कर देते हैं। तो VCE कलेक्टर टू इमीटर अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू को किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर हम उसको क्या कर देते हैं? फिक्स कर देते हैं। फिक्स करके हम इनपुट वोल्टेज VBE, इस एक्सटर्नल अप्लाइड इनपुट वोल्टेज VBE की वैल्यू को 0 से क्या है? लार्ज वैल्यू तक इंक्रीज करते हैं। तो VBE की वैल्यू को इंक्रीज करने से IB की वैल्यू भी ग्रेजुअली क्या होने लगता है? एक्सपोनेंशियली क्या होने लगता है? इंक्रीज होने लगता है। तो जिस पर्टिकुलर कंडीशन में इस ट्रांजिस्टर के बेस और इमीटर के बीच अप्लाइड एक्सटर्नल वोल्टेज VBE की वैल्यू इस ट्रांजिस्टर के थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा होगा। थ्रेशोल्ड वोल्टेज से क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, हायर होगा। तो जिस पर्टिकुलर कंडीशन में बेस और इमीटर के बीच अप्लाइड वोल्टेज है वो ट्रांजिस्टर के थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा होगा, उस पर्टिकुलर कंडीशन में NPN ट्रांजिस्टर है वो क्या हो जाएगा? टर्न ऑन हो जाएंगे और ट्रांजिस्टर के टर्न ऑन होने से ट्रांजिस्टर के इनपुट पर बेस करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम ट्रांजिस्टर के इनपुट पे अप्लाइड VBE की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, VBE की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, VBE की वैल्यू को जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे ट्रांजिस्टर के बेस पे फ्लो होने वाले करंट IB का वैल्यू क्या होने लगता है? एक्सपोनेंशियली क्या होता है? इंक्रीज होता है। सेम एज डायोड। तो बेस और इमीटर जो रीजन जो है वो एक नॉर्मल PN जंक्शन डायोड की तरह बिहेव करता है और इसमें फ्लो होने वाला बेस करंट है वो नॉर्मली जैसा एक PN जंक्शन डायोड में करंट का फ्लो एक्सपोनेंशियली होता है उसी ऑर्डर में इसमें भी फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू भी एक्सपोनेंशियली क्या होने लगता है? इंक्रीज होता है। तो फ्लोइंग करंट IB इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली बाय इंक्रीजिंग द अप्लाइड इनपुट वोल्टेज VB because here input base emitter junction is act like as a PN
जंक्शन डायोड। ठीक है, तो सिंपल एक पीएन जंक्शन डायोड की तरह वो व्यवहार करता है, बिहेव करता है। जैसे जैसे हम उसके इनपुट वीबीई की वैल्यू को बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसमें फ्लो होने वाले इनपुट बेस करंट की वैल्यू एक्सपोनेंशियली क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो इसको देख सकते हैं, कर्व ऐसा बनेगा। ठीक है, तो इनपुट वोल्टेज की वैल्यू उसके थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा होना चाहिए, वीबीई बेस टू इमीटर वोल्टेज, और यहाँ पर बेस करंट आईबी के बीच सपोज ये इतना वोल्टेज उसकी थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, तो जब तक वीबीई की वैल्यू इतना उसके थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर नहीं होंगे तब तक डायो मतलब पीएन जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस्ड नहीं होगा। इमीटर बेस जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस नहीं होंगे, और जब तक इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड नहीं होगा तब तक वो टर्न ऑन नहीं होंगे, और जब तक टर्न ऑन नहीं होगा उससे होकर बेस करंट का फ्लो नहीं होगा। जैसे ही वीबीई की वैल्यू उसके थ्रेशोल्ड वोल्टेज का इक्वल या फिर उससे ज़्यादा हो जाएगा ट्रांजिस्टर टर्न ऑन होंगे, ट्रांजिस्टर के टर्न ऑन होने से उसमें बेस करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। फ्लोइंग बेस जो करंट होता है एक्सपोनेंशियली वीबीई के साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। वीबीई के साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जैसे जैसे वीबीई की वैल्यू इधर आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इधर आपका बेस करंट की वैल्यू भी क्या होने लगता है, इंक्रीज होना। तो वी सी ई इक्वल टू 0 वोल्ट, तो वी सी ई को एक किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर हम फिक्स कर दिए हैं। ठीक है, तो वी सी आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन रखते हुए इनपुट बेस करेंट और इनपुट बेस टू इमीटर वोल्टेज के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉ किया जाता है उसी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को इस ट्रांजिस्टर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का क्या बोलते हैं हम, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया थ्योरेटिकली एज वेल एज ग्राफिकली। अब इसका इनपुट रेजिस्टेंस बता देता हूँ। इनपुट रेजिस्टेंस, तो इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में बी डिफाइंड एज small r, and this will be ratio of change in input voltage. Change in input voltage means change in base to emitter voltage to the change in input base current, keeping collector to emitter output voltage as a constant। ठीक है, तो क्या होता है, इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है बेसिकली क्या होता है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के केस में इनपुट रेजिस्टेंस है वो चेंज इन बेस टू इमीटर इनपुट वोल्टेज टू दी चेंज इन बेस करंट का क्या होता है, रेशियो होता है, कीपिंग कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज ऐसा कांस्टेंट। ठीक है, सो इनपुट रेजिस्टेंस of common emitter configuration may be defined as the ratio of change in base to emitter input voltage to the change in base input current, keeping collector to emitter voltage as a कांस्टेंट। ठीक है, तो आर आई इक्वल टू डेल वी बी ई बाई डेल आई बी आप लोग थियोरेटिकली एज वेल एज मैथमेटिकली लिखा करो। तो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करेंट का आपका रेशियो है। अब कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन में बेस करेंट इनपुट है, ये बेस करेंट का वैल्यू जनरली क्या होता है, बहुत ही कम होता है, स्मॉलर होता है। तो स्मॉलर अमाउंट में बेस करंट का फ्लो होता है। सब आप सभी को पता है कि बेस करंट की वैल्यू इमीटर से भी कम होता है, कलेक्टर से भी कम होता है, सबसे कम। दूसरी बात तो ये है कि बेस जो रीजन है उसकी थिकनेस है वो बहुत कम होता है, साथ साथ उसकी डोपिंग भी लाइटली होता है। तो लाइटली डोप्ड होने के कारण उस रीजन का रेजिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से ट्रांजिस्टर का इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, कॉमन इमीटर के केस में क्या होता है, लार्जर होता है। ठीक है, तो ये हो गया इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखते हैं ट्रांजिस्टर का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो देख सकते हैं ट्रांजिस्टर सर्किट है, ट्रांजिस्टर के आउटपुट दैट मीन्स कलेक्टर इमीटर रीजन पे फ्लो होने वाला करंट कलेक्टर करंट है, कलेक्टर करंट आउटपुट करंट है आईसी, और कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज है वो आउटपुट वोल्टेज वीसीई है। ठीक है, तो हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। इसका आउटपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
सीई कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर, सीई मतलब कॉमन इमीटर। ठीक है, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे डिफाइन करेंगे? अ कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉन बिटवीन आउटपुट कलेक्टर करेंट एंड आउटपुट कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज कीपिंग इनपुट बेस करेंट ऐसा कांस्टेंट। कैसे कैसे लिखेंगे? आउटपुट कलेक्टर करेंट, ये आईसी है, ये क्या है? आउटपुट कलेक्टर करेंट, आउटपुट कलेक्टर करंट, सर्किट से पता चलेगा कि कलेक्टर करंट है वो आउटपुट है। ठीक है, और कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज, ठीक है, कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज है वो, इमीटर वोल्टेज है वो क्या है? VCE है। ये क्या है? आउटपुट वोल्टेज है। ये क्या है? आउटपुट करंट है बोल सकते हैं। तो दोनों के बीच में कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनता है, कीपिंग किसको कांस्टेंट रखेंगे हम? IB को कांस्टेंट, कीपिंग IB एस ए कांस्टेंट। तो IB की वैल्यू को किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर फिक्स रख देंगे। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉन बिटवीन आउटपुट कलेक्टर करंट IC एंड आउटपुट कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज VCE कीपिंग इनपुट बेस करंट एस ए कांस्टेंट इज कॉल्ड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीई कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सीई कॉन्फ़िगरेशन का क्या बोलेंगे? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉन बिटवीन आउटपुट कलेक्टर करंट आईसी एंड आउटपुट कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज VCE कीपिंग इनपुट बेस करंट एज ए कांस्टेंट इज कॉल्ड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज वर्सेस आउटपुट करंट कर्व इज कॉल्ड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब दिमाग में आ रहा होगा कि IB की वैल्यू को क्यों कांस्टेंट किया? क्योंकि होता क्या है, IB इनपुट बेस करंट है। इनपुट बेस करंट का एम्पलीफाइड आउटपुट ही आउटपुट करंट के फॉर्म में मिल जाता है। तो अगर इनपुट करंट को मैं वेरी करूंगा तो इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट भी क्या हो जाएंगे? वेरी हो जाएंगे, जिससे ट्रांजिस्टर का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इस कारण इनपुट बेस करंट को किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर क्या करते हैं? फिक्स रखते हैं, और VCE की वैल्यू को वेरी करते जाते हैं। VCE की वैल्यू को वेरी कर करके हम आउटपुट कलेक्टर करंट की वैल्यू को नोट डाउन करते जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसका कर्व देखते हैं। सर्किट तो आप सब देख ही चुके हो। अब सबको पता है कि कलेक्टर इमीटर जो रीजन है वो क्या है? रिवर्स बायस एक्टिव मोड में यूज कर रहे हैं। तो कलेक्टर इमीटर रीजन रिवर्स बायस में, VCE रिवर्स वोल्टेज। ठीक है, तो कलेक्टर इमीटर जो रीजन होता है वो रिवर्स बायस्ड होता है। रिवर्स बायस्ड होने के कारण क्या होता है? कलेक्टर इमीटर रीजन से सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, और वो फ्लोइंग जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो क्या कहलाता है? रिवर्स सेचुरेशन लीकेज करंट कहलाता है। और उस लीकेज करंट की वैल्यू VCE पर डिपेंड नहीं करता, वेरी स्मॉल अमाउंट में। तो जब हम सपोज इनपुट बेस करेंट IB की वैल्यू को, सपोर्ट इनपुट बेस करें IB की वैल्यू को मैं 0 मिली एम्पियर पे सेट कर दिया, मतलब इनपुट जो पोर्ट है बेस इमीटर रीजन है उसको ओपन सर्किट कर दिया। तो ओपन सर्किट से रिप्लेस करने पर उस सर्किट के इनपुट पर बेस करंट फ्लो नहीं होगा, कोई भी बेस करंट फ्लो नहीं होंगे। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा? इस VCE वोल्टेज के कारण कलेक्टर इमीटर रीजन पर स्मॉल अमाउंट में रिवर्स सेचुरेशन लीकेज करंट का फ्लो होगा, जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होंगे। और वो फ्लोइंग जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण जो करंट है वो रिवर्स अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता। तो VCE की वैल्यू को वेरी करने के बाद भी उसमें फ्लो होने वाले कलेक्टर करंट IC की वैल्यू में नेग्लिजिबल अमाउंट में चेंजेस दिखाई देता है। दैट मीन्स वो ऑलमोस्ट कलेक्टर जो करंट रहता है वो क्या रहता है? कांस्टेंट। तो यहाँ पर कलेक्टर करंट है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ऐसा कांस्टेंट अमाउंट का कलेक्टर करंट का फ्लो हो रहा है। अभी IB की वैल्यू क्या है? 0 है, तब का बात है, 0 मिली एम्पियर पर है। अब हम IB को किसी अनदर एक पर्टिकुलर वैल्यू पर फिक्स कर देंगे। तो अगर IB की वैल्यू को किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर फिक्स कर दिए, सपोज IB की वैल्यू मैं 1 मिली एम्पियर पर रख दिया, 1 मिली एम्पियर पर।
सपोज IB की वैल्यू को 1 मिली एम्पियर पर सेट कर दिया, फिर इनपुट की वैल्यू, इनपुट करंट की वैल्यू को इंक्रीज करने से आउटपुट कलेक्टर करंट की वैल्यू भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो आउटपुट करंट, कलेक्टर करंट की वैल्यू जो इंक्रीज होता है वो आउटपुट कलेक्टर करंट है, वो सिर्फ और सिर्फ इनपुट बेस करंट के अकॉर्डिंग ही वेरी होता है। अप्लाइड इनपुट वोल्टेज के कारण उसमें कोई भी वेरिएशन दिखाई नहीं देता। तो इनपुट बेस करंट बढ़ाने से आउटपुट कलेक्टर करंट की वैल्यू इंक्रीज होता है, बट ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, क्योंकि ये फ्लोइंग जो करंट है वो माइनॉरिटी के कारण होता है, और माइनॉरिटी के कारण फ्लोइंग करंट को रिवर्स सेचुरेशन लीकेज करंट बोलते हैं। और वो लीकेज करंट है कभी भी अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर उसके बाद फिर अनदर किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे हम उसको फिक्स कर दिए, तो IB की वैल्यू को किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर सेट कर देते हैं, और VCE की वैल्यू को इंक्रीज करके हम IC की वैल्यू को नोट करते जाते हैं। फिर VCE वर्सेस IC की कर्व हम ड्रॉ कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ CE कॉन्फ़िगरेशन। तो सपोज ये आपका IB इक्वल टू सपोज 2 मिली एम्पियर है। तो देखो हमने यहाँ पर जब इनपुट को 2 मिली एम्पियर पे सेट किए तो आउटपुट करंट इतना फ्लो हुआ और ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा। अब इसमें IB की वैल्यू को हम 1 मिली एम्पियर सेट किए तो इतना ऑलमोस्ट रहा। IB की वैल्यू जब 0 किए, और इसके नीचे वाला जो रीजन है ना, ये वाला, ये कट ऑफ रीजन है, क्योंकि कट ऑफ कंडीशन में कोई भी इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो नहीं होता। तो जब IC की वैल्यू 0 रहेगा तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम ट्रांजिस्टर का क्या बोलेंगे, कट ऑफ कंडीशन में। तो ये कर्व है, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। आप IB के डिफरेंट वैल्यू पर ऐसा और बना सकते हैं, ऐसा बना लो, ठीक है, ऐसा बना सकते हैं, फिर ऐसा बना, तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ IB। तो IB की वैल्यू बढ़ाओगे तब IC चेंज होता है, बट VCE से इंडिपेंडेंट रहता है। अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बात किए, उसमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के अंतर्गत हम आउटपुट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। आउटपुट resistance, ठीक है। So output resistance is also here dynamic resistance R naught. Output resistance R naught may be defined as the ratio of change in output collector to emitter voltage, change in collector to emitter output voltage, to the change in collector current IC, keeping input base current IB as a constant, ठीक है। तो इनपुट बेस करंट की वैल्यू को कांस्टेंट मेंटेन रखते हुए चेंज इन कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज टू दी चेंज इन कलेक्टर करंट अगर निकाले तो वही क्या कहलाता है, आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस को हम डायनेमिक रेजिस्टेंस या फिर AC रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर एट आउटपुट पोर्ट बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है कि आउटपुट कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज में चेंज टू दी आउटपुट कलेक्टर करंट में चेंज निकालते हैं, ठीक है। वही क्या कहलाता है, आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ CE कॉन्फ़िगरेशन कीपिंग IB से कांस्टेंट, क्योंकि अगर IB की वैल्यू चेंज करोगे ना तो ये IC चेंज हो जाता है, तो IC चेंज होने से उसका रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इस कारण हम उसकी जब भी रेजिस्टेंस निकालते हैं तो IB को किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो आउटपुट जो रेजिस्टेंस होता है CE कॉन्फ़िगरेशन का, आउटपुट जो रेजिस्टेंस होता है वो इनपुट से क्या होता है, वो स्मॉलर होता है, इनपुट से क्या होता है, स्मॉलर, ठीक है। तो ये रहा अपन का आउटपुट एंड इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CE कॉन्फ़िगरेशन। थैंक यू।